आज एक बार पुनः आपके साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूं और आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। गत वीडियो में हमने पढ़ा था विकास और अभिवृद्धि में अंतर, उनमें सहसंबंध, ये सब। अब हम पढ़ते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, जानने से पहले हम देखते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली है। एक जटिल प्रक्रिया है, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलती है और इस प्रक्रिया में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उसके अंदर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वो सारे के सारे परिवर्तन विकास के किसी न किसी एक सिद्धांत का अनुकरण करते हुए होते हैं। तो चलिएगा हम विकास के कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैं कुछ सिद्धांत पहले लिख चुका हूं और आप भी इनको नोट करते रहिए, समझते रहिए साथ साथ में कैसे हमें पढ़ना है। प्रथम सिद्धांत आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक प्राणी अपनी जाति या प्रजाति के अनुसार ही विकसित होता है, उसका विकास एक समान पैटर्न पर चलता है। जैसे हम बात करें कि भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य का जन्म भी विकास भी उसी गति से होता है जिस प्रकार से अन्य देशों के कोई मनुष्य जन्म लेते हैं। अर्थात एक प्रजाति विशेष का विकास एक समान प्रतिमान यानी एक पैटर्न पर चलता है। जैसे हम बात करें कि मनुष्य चाहे चीन में पैदा हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, उसका संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास, सभी प्रकार के विकास होते हैं, वो सब एक दूसरे के समान ही होते हैं। इसलिए यहाँ विकास की प्रक्रिया पर किसी भौगोलिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए हरलोक ने एक बात कही है, बहुत शानदार बात कही है। श्रीमती हरलोक ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, उनका विकास अपने प्रजाति विशेष के गुणों के आधार पर एक समान पैटर्न से ही होता है, ऐसा हरलोक ने स्पष्ट किया है। अगला सिद्धांत पढ़ते हैं हम निरंतर विकास का सिद्धांत। कई बार हम इस पर बातें कर चुके हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसी से संबंधित एक दूसरा सिद्धांत है विकास की गति का सिद्धांत। उसको मैं इसी में शामिल करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु विकास की गति कभी तीव्र, कभी धीमी, कभी सामान्य होती रहती है। अर्थात विकास एक समान गति से नहीं चलता है। तो दो बातें आती हैं यहाँ। एक तो है निरंतर विकास का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास निरंतर चलता रहता है, अर्थात कभी रुकता नहीं है ये। इसी का जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि विकास की गति का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य क्या है कि विकास की गति निरंतर चलती रहती है लेकिन एक समान नहीं चलती है। देखिएगा यहाँ कई बार पूछ लिया जाता है कि विकास की गति कभी तीव्र, कभी धीमी, कभी सामान्य, इस प्रकार से चलती रहती है। तो इस सिद्धांत का तात्पर्य हुआ कि ये विकास की गति का सिद्धांत है और विकास निरंतर चलता रहता है, उसको हम कहते हैं विकास का निरंतर सिद्धांत। गति का सिद्धांत ध्यान से थोड़ा समझना कि विकास की गति कभी रुकती नहीं है, लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं में जैसे गति तीव्र होती है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में सामान्य हो जाती है। इस प्रकार से गति है वो आगे पीछे होती रहती है। अगला सिद्धांत लाते हैं हम विकास का क्रम सिद्धांत। विकास का क्रम सिद्धांत का मतलब कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था हमने कि वृद्धि
एक निश्चित दिशा में गमन नहीं करती है। वृद्धि निश्चित वृद्धि का क्रम है वो निश्चित नहीं होता है, जबकि विकास का क्रम होता है वो निश्चित होता है। जैसे हम बात करें बालक के विकास में सबसे पहले शैशवावस्था, बाद में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसी प्रकार से भाषा विकास की हम बात करें तो सबसे पहले बालक सुनना सीखता है, उसके बाद में बोलना सीखता है, उसके बाद में वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद में लिखना सीखता है। अर्थात विकास के कोई सा भी आयाम क्यों न हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो या भाषाई विकास हो, कोई सा भी विकास हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भाषा विकास हो या सामाजिक विकास हो, अर्थात उसका एक निश्चित क्रम होता है और उसी क्रम में होता है। जैसे हम बात करें मानसिक विकास की या हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की, जैसे हम बात करें संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास में जैसे जीन पियाजे ने एक अपना सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें भी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सर्वप्रथम संवेदीपेशी अवस्था ही आती है, उसके बाद में प्राक संक्रियात्मक अवस्था आती है, उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात तात्पर्य ये हुआ कि विकास का चाहे कोई सा भी आयाम हो उसका एक निश्चित क्रम होता है और उसी क्रम में विकास चलता रहता है। जी, अगला सिद्धांत है अपना व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक, चाहे वो जुड़वा हों या एक माँ बाप के अलग अलग हों, कोई भी बालक एक दूसरे बालक के समान विकास नहीं कर पाता है। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि विकास की गति है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होती है। तो यहाँ एक फ्रीमैन नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं और फ्रीमैन ने एक रिसर्च किया था और उसने ये कहा कि कोई भी चाहे जुड़वा बच्चा हो, चाहे एक ही माँ बाप की संतानें हों, चचेरे भाई बहन हों, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन दो बालकों का सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास एक समान नहीं हो सकता। इसी को हम दूसरी बात में और जोड़ना चाहें तो ये हो सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, लिंग विशेष के आधार पर भी विकास में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे एक बालिका है, उसका प्रारंभिक विकास धीमा होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक की बजाय बालिका का विकास है वो तीव्र होता है और बालक का विकास धीमा हो जाता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर विकास चलता रहता है। अर्थात हरलोक ने एक बात कही है, बहुत ही शानदार बात कही है कि दो बालकों का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास एक समान कभी नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी संप्रदाय के प्रति दो बालकों का एक समान ज्ञान होना अपेक्षित न समझें। हर एक बालक का अलग अलग ज्ञान होगा। इसलिए जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, एक शिक्षक होने के नाते हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये 10% सीख चुका है और ये अभी 5 ही क्यों सीख पाया है, ये 100 नंबर ला रहा है, ये 10 क्यों ला रहा है। अर्थात यहाँ हमें बालकों में मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और उनके विकास के एक समान आयामों की बात नहीं माननी चाहिए। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। सिद्धांत आता है अपना परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सारे हम अलग अलग पढ़ेंगे। भाषा विकास, अर्थात ये सभी विकास के जो आयाम हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि किसी बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है तो उसके अन्य आयाम भी तीव्र गति से होंगे, अर्थात उनका विकास भी तीव्र गति से होगा। जरूरी नहीं है कि शारीरिक विकास जिस गति से हो रहा है उसी अनुपात में ये हों, लेकिन आनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो जो बालक शारीरिक रूप से तीव्र विकसित होता है वो मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से भी उतना ही तीव्र विकसित होगा, लेकिन लेवल है वो आगे पीछे हो सकता है। अनुपात
एक समान नहीं होगा, लेकिन ये प्रभावित होगा। यदि शारीरिक विकास किसी बालक का कम होता है तो निश्चित तौर पर मानसिक, सामाजिक, अन्य विकास भी प्रभावित होंगे। तो परस्पर विकास का सिद्धांत का तात्पर्य हुआ कि परस्पर संबंध का विकास का सिद्धांत का तात्पर्य ये हुआ कि एक विकास है, वो विकास का एक आयाम है, दूसरे आयाम को प्रभावित करता है। विकास का अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। हमने पढ़ा समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत पे आ गया, इसी का पूर्वक सिद्धांत था। विकास का क्रमिक सिद्धांत है, भिन्नता का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। इसी प्रकार से विकास की दिशा का सिद्धांत, अर्थात यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। पिछली बार सीटेट में पूछा गया था कि सिर से पैर की ओर विकास की जो गति होती है कहलाती है, ऐसा सवाल पूछ लिया था। तो देखिए मैंने सारी बातें इसमें लिखने की कोशिश की हैं। तो कुपुस्वामी एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं और कुपुस्वामी ने विकास की दो दिशाएं बताई हैं। विकास के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कुपुस्वामी ने विकास की दो दिशाओं का उल्लेख किया है। एक तो है सिपेलोकोडोल, मतलब मस्तिष्क अधोमुखी, सिर से पांव की ओर, जिसको हम लिख सकते हैं कि विकास सिर से पांव की ओर होता है। अर्थात बालक के सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद में उसका धड़ का विकास होता है और लास्ट में जाकर के उसके पैरों का विकास हो। दूसरी बताई इसने प्रॉक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर की ओर, यानी इसको हम कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहले बालक का धड़ विकसित होता है, केंद्र विकसित होता है, उसके बाद में उसके परिधि के अंग यानी हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, ये विकसित होते हैं। तो विकास दो दिशाओं में चलता है, सिर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर। विकास का अगला सिद्धांत आता है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि विकास की गति है वो इस प्रकार से नहीं चलती है, बिल्कुल लंबवत सीधा विकास नहीं चलता है। अर्थात विकास है वो इस प्रकार से चलता है, एक स्पाइरल की तरह चलता है, वर्तुलाकार होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे ही बालक जन्म लेता है उसके बाद में जब शेष अवस्था में आता है बालक, शेष अवस्था से जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो एक बार पुनः वो शेष अवस्था के लक्षणों को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर जैसे ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो किशोरावस्था के प्रारंभ में उसमें बाल्यावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं और उन्हें वो सुदृढ़ करता हुआ इस प्रकार से अपने पूर्व सीखे हुए ज्ञान को या प्रतिक्रियाओं को या अपने शारीरिक विकास को सुदृढ़ करता हुआ चलता है। अर्थात विकास लंबवत न होकर के कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। इसमें कि बालक पीछे मुड़ करके, अर्थात विकास की प्रक्रिया में बालक पीछे के अवस्थाओं के लक्षणों को या उसकी विशेषताओं को सुदृढ़ करता हुआ आगे बढ़ता है, न कि जो जैसे मान लो बालक शेष अवस्था में जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक यदि बालक शेष अवस्था में है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, एकदम से वो इस प्रकार से ना आकर के वर्तुलाकार चलता है, जिसको हम कह सकते हैं चक्राकार भी कहते हैं। अर्थात इस विकास है वो एक चक्र के समान या वर्तुल के समान या स्प्रिंग के समान। जी, अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और बालकों यहाँ कई बार पूछा जाता है कि दो सिद्धांत हैं, दोनों के बारे में हमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है समझने में। तो कई बच्चों के सवाल यहाँ आते रहते हैं कि सर ऐसा उदाहरण है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर है या एकीकरण का उदाहरण है। तो मैं आप यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि सामान्य से विशिष्ट हैं वो अपनी क्रियाएं होती हैं और एकीकरण में है वो अंगों का संचालन, यानी अंगों के शारीरिक विकास की बात आती है इसमें, और इसमें क्रियात्मक विकास की बात आती है जिसको हम गामक कौशल बोलते हैं। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत का तात्पर्य हुआ कि बालक सर्वप्रथम सामान्य शब्द बोलता है और बाद में धीरे धीरे वो विशिष्ट
शब्द बोलना सीखता है। जैसे प्रारंभ में बालक सभी अपने आसपास की औरतों को देखकर मम्मी मम्मी बोलते हैं, बाद में केवल अपनी मम्मी विशेष को ही मम्मी बोलते हैं। इसी प्रकार से सभी शब्दों के लिए, सभी वस्तुओं के लिए वो एक समान शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन बाद में एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए वही शब्द का उच्चारण करता है जो उससे संबंधित होता है। और इसी प्रकार से जैसे बालक खाना खाता है तो सामान्य क्रियाएं करता है, पूरे शरीर का संचालन करता है और करता है, लेकिन बाद में बालक विशिष्ट क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। तो ये सिद्धांत तो है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। तो सामान्य व्यापक होता है और फिर विशिष्ट है वो उसकी विशेष जो कौशल होता है उसका विशिष्टीकरण हो जाता है, वो होता है। तो फिर अगला आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि बालक सर्वप्रथम किसी भी वस्तु को उठाने के लिए प्रारंभ में संपूर्ण शरीर का संचालन करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो अपने हाथों की अंगुलियों तक सुदृढ़ कर लेता है। मतलब बाद में वो धीरे धीरे अंगों का संचालन करना प्रारंभ कर देता है। जिस विशेष वस्तु को उठाने के लिए यदि वो संचालन करेगा, जैसे मैं बात करूं कि प्रारंभ में बालक इस मार्कर को पकड़ने के लिए ऐसे पकड़ेगा या ऐसे पकड़ेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ दिन बाद में ऐसे करेगा और फिर लास्ट में अपनी इस स्थिति पर आ जाएगा। तो ये है एकीकरण का सिद्धांत। तो हमें यहाँ थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, यहाँ प्रतिक्रियाएं होती हैं और यहाँ अंगों के विकास की बात होती है। ये गामा कौशल से रिलेटेड है और ये शारीरिक कौशल से रिलेटेड है। अगली बात आती है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि विकास है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की उपज है, न तो अकेले वंश से प्रभावित होता है और न ही अकेले वातावरण से। अर्थात वंश और वातावरण का किस प्रकार से इसमें योगदान है, वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण। विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान किस प्रकार से है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान योगात्मक न होकर के, यानी जोड़ नहीं है बल्कि गुणात्मक है। दोनों की अंतः क्रिया है। हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि बालक का विकास है वो वंश से ज़्यादा प्रभावित होता है या वातावरण से, अर्थात इन दोनों की अंतः क्रिया का ही परिणाम है वो विकास होता है। अतः वंशानुक्रम और वातावरण दोनों योगात्मक न होकर के गुणात्मक योगदान निभाते हैं। अगला सिद्धांत आता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत शिक्षक बालक की विकास की प्रक्रिया को देख करके उसके भविष्य का निर्धारण कर सकता है। अपने राजस्थान में कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई देना। तो यही सिद्धांत है वो अपनी इस कहावत का अनुसरण कर रहा है। अर्थात कि बालक किस दिशा में जाएगा इसका निर्धारण हम उसके विकास की प्रक्रिया को देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं। तो एक शिक्षक के लिए इस भविष्यवाणी सिद्धांत का ध्यान होना अति आवश्यक है। अर्थात एक शिक्षक बालक को अधिक से अधिक सही दिशा में शिक्षा दे सकता है तो वह उसको उसके विकास को देखकर ही दे सकता है, उसकी विकास की प्रक्रिया को देख करके ही दे सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये बालक संगीत में आगे जाने वाला है तो हमें उसे संगीत के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। कोई बालक होता है कि खेल अच्छा खेलता है तो हमें उसमें किसी न किसी खिलाड़ी का भविष्य दिखाई देने लग जाता है तो हम उसको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई बालक है बहुत अच्छा स्पीच देने लग जाता है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा वक्ता हो सकता है, इसलिए हम उसको वक्ता के रूप में। कोई बालक है वो साहित्य के रूप में लिखता बहुत अच्छा है तो उसको साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। इस प्रकार से एक शिक्षक के लिए विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत है बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है, जिसके आधार पर बालक का वर्तमान देख करके उसके भविष्य के लिए शिक्षा का निर्धारण किया जा सकता है। अगला सिद्धांत आता है परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है वो विकास है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है। दोस्तों ध्यान देना है कि परिपक्वता क्या होती है और अधिगम क्या है।
अधिगम अपने चैप्टर में है परिपक्वता। परिपक्वता किसे कहते हैं? वंशानुगत, वंश से जो अंतर्निहित शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं उनकी खुली अभिव्यक्ति कर लेना ही परिपक्वता है। वंशानुगत अंतर्निहित शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति ही परिपक्वता कहलाती है। जिस प्रकार से एक हिरण का बच्चा है वो जन्म के कुछ समय पश्चात ही कुलाचे मारने लग जाता है, क्योंकि उसने अपने वंश से वो शक्ति प्राप्त की है और उसके वंशज ने या उनके माता पिता दादा दादी जो भी हुए हैं उन सब ने जन्म के कुछ समय पश्चात ही ये क्रियाएं करना प्रारंभ कर दिया था। इसी प्रकार से एक बालक है वो 8 माह के पश्चात धीरे धीरे वो सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। सभी बालक हैं वो 12 माह से लेकर के 18 माह के मध्य चलना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात परिपक्व होने के पश्चात ही वो चलना प्रारंभ करते हैं। यूँ नहीं कह सकते हम कि एक बालक है वो 2 माह का ही चलना प्रारंभ कर देगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों से हमें जो अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनकी खुली अभिव्यक्ति हम उनके अनुसार ही करेंगे। तो एक बालक अपने पूर्वजों के अनुसार ही परिपक्व होगा। तो परिपक्वता के साथ साथ विकास में जो दूसरी भूमिका होगी वो होगी अधिगम की। में भी अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव आदि निहित रहते हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात परिपक्वता एवं अधिगम का ही परिणाम है वो विकास है। अभी हमने जो विकास के सिद्धांत पढ़े हैं उनसे रिलेटेड मैंने मुख्य 2 सवाल लिखे हैं जो पहले के आए हुए हैं। पहला सवाल है विकास के संबंध में सही कथन नहीं है, अर्थात इनमें से 3 बातें वो विकास के संदर्भ में सही हैं। और ये ऐसा पिछली बार सवाल आया था कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, विकास व्यक्तिक प्रक्रिया है, ये भी हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी प्रत्येक व्यक्ति की विकास प्रक्रिया वो भिन्न भिन्न होती है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा है विकास विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर चलता है। ध्यान रखना, हमें सामान्य और विशिष्ट में ध्यान रखना है। यहाँ ये 2 शब्द ऐसे हैं जो कई बार एग्जामिनर है इनको उल्टा सुल्टा कर देता है, कभी विशिष्ट पहले कर देता है, कभी सामान्य पहले कर देता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, सामान्य व्यापक होता है, विशिष्ट है वो सीमित होता है, और विशिष्ट अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि विशिष्ट है वो संकुचित होता है और सामान्य है व्यापक होता है, अर्थात बालक पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है और उसके बाद में विशिष्ट प्रक्रियाएं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास के संदर्भ में जो ये 3 नंबर का कथन है ये गलत है कि विकास विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर चलता है, ये गलत है, बल्कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इस पर हमने अभी पहले बात की थी। विकास की प्रक्रिया की गति एक समान नहीं होती है। जी बालकों, अभी हमें पढ़ा था कि विकास की गति है वो कभी तीव्र, कभी धीमी, कभी सामान्य, कभी तीव्र, कभी धीमी, कभी सामान्य, इस प्रकार से चलती रहती है। अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है लेकिन गति समान नहीं होती है। तो ये बात भी सही है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ ये हमने पढ़ा भी था लेकिन इसका थोड़ा सा अगले ने बस आपका माइंड में घुमाने के चक्कर में इसने सवाल को घुमा दिया। अगली बात, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जी, यहाँ पर भी गलत की बात पूछी जा रही है, यहाँ पर भी गलत की बात पूछी जा रही है। जब आप पेपर्स में सवाल हल कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ जाइएगा कि यदि सही पूछा है तो आप सही का निशान लो और उसके बाद में पढ़ना शुरू कर दो। यदि गलत पूछा है तो यहीं आप एक साइन डाल लो कि हाँ गलत पूछा गया है, नहीं है, गलत है, ऐसे सवाल ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो आप देखिएगा इसमें भी विकास के संदर्भ में या विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास पूर्वानुमेयी होता है। बिल्कुल, अभी हमने बात की थी पूत के पैर पालने में ही दिखाई देना, अर्थात विकास की भविष्य का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत
विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत है वो इसी बात का अनुसरण कर रहा है। अगला है विकास सिर से पांव की ओर होता है। हमने पढ़ा था सिर से पांव की ओर होता है। फिर है विकास रेखीय होता है, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य विकास एक गति से आगे बढ़ता जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। विकास रेखीय न होकर के विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, चक्राकार होता है। तो विकास रेखीय नहीं होता है, जबकि इसने कहा है कि विकास रेखीय होता है, तो इसका भी ये सही ऑप्शन है वो गलत हो गया। फिर इसमें विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करना चाहेंगे। ये विकास का सिद्धांत न होकर के विकास की अपने आप में एक विशेषता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने कुछ खतरे होते हैं और विकास की प्रत्येक अवस्था की कुछ पहचान होती हैं। जो खतरे शेषावस्था के हैं वो बाल्यावस्था के नहीं हो सकते, जो बाल्यावस्था के खतरे हैं वो किशोरावस्था के नहीं हो सकते, जो पहचान शेषावस्था की है वो बाल्यावस्था की नहीं है, और जो बाल्यावस्था की है वो पहचान किशोरावस्था की नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं और अपनी पहचान होती है। यही मैं दो बातें और करना चाहूँगा आपसे कि विकास किस किस से प्रभावित होता है। विकास भौगोलिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। विकास को भौगोलिक परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, विकास को सांस्कृतिक परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, विकास को खान पान, रहन सहन, सामाजिक परिस्थितियां, ये सभी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली हैं। तो इसका मतलब हम ये विकास की कुछ विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं इनको जी। अब हम पढ़ते हैं विकास के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या क्या है, शिक्षा में इनकी उपयोगिता क्या है, एक शिक्षक के लिए विकास के सिद्धांतों का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, एक बालक जब आता है आपके पास में तो सबसे पहली बात होती है कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उसकी शिक्षा करवाई जाए। अर्थात बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखते हुए हमें उसे शिक्षा देनी है। और वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वो शिक्षा होनी चाहिए समतामूलक शिक्षा। समतामूलक शिक्षा, समतामूलक शिक्षा का तात्पर्य क्या है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। समतामूलक शिक्षा अर्थात हमने देखा कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो विकास में होती हैं। अर्थात हमने अभी पढ़ा था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, अर्थात विकास की प्रक्रिया प्रत्येक बालक में अलग अलग होती है, तो हमें उन्हें समतामूलक शिक्षा देनी चाहिए। और समतामूलक शिक्षा क्या है इसके बारे में मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक परिवार में 3 आदमी हैं, माता है, पिता है और बालक है, और परिवार में कुल 15 रोटियां बनाई, और इन 15 रोटियों को यदि हम समानता के आधार पर बांटेंगे तो हम दे देंगे 5 रोटी माँ को, 5 पिता को और 5 बालक को। तो क्या ये समतामूलक है या समानता के आधार पर है? तो ये है कि समानता के, सबको समान बांटा जा रहा है। लेकिन अब देखिएगा कि हो सकता है कि माँ के लिए तो 5 रोटियां प्राप्त हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जो खाई खोद कर मजदूरी करके जो पिताजी आए हैं वो 5 रोटियों से उनका पेट नहीं भर रहा है, और एक बालक है उसको 5 रोटियों जितनी भूख नहीं है। तो क्यों नहीं हम इनका वितरण ऐसे कर दें कि 5, 7, 3, अर्थात बालक 3 रोटियों से अपना अच्छे से पेट भर लेता है, बाकी इसके लिए काम की नहीं है। तो पिता 5 से नहीं भर पाता है तो उसके ये 2 काम में आ जाएंगी। तो ये है समतामूलक शिक्षा। तो हमें बालकों को समतामूलक शिक्षा देनी चाहिए, न कि सभी बालकों को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बालक को शिक्षा देनी चाहिए, पहला सिद्धांत। दूसरा आता है शिक्षा की हम बात करें तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये भी
परस्पर संबंध का सिद्धांत भी हमें बालकों के विकास में या बालकों की शिक्षा के लिए हमारी मदद करता है। कैसे करता है? परस्पर विकास का सिद्धांत भी बालकों को शिक्षा देने में हमारी मदद करता है कि जैसे किसी बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से हो रहा है तो हम मान सकते हैं उसका मानसिक और सामाजिक विकास भी उसी अनुपात में होने चाहिए, और हम उनके एक विकास के आयाम को देख करके अन्य विकास के आयामों का भी अन्य विकास के आयामों को भी हम सुदृढ़ कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, वंशानुक्रम एवं वातावरण। हमें किसी भी बालक को उसके वंश के आधार पर अनुमानित नहीं कर लेना चाहिए कि इसके तो माँ बाप ही पढ़े नहीं लिखे हुए नहीं हैं तो ये बालक नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक हमें वातावरण के आधार पर भी किसी बालक का निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि यदि ये बालक है वो किसी पिछड़े वर्ग से आया हुआ है तो हम सोचते हैं कि ये तो हमेशा पिछड़ा हुआ ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई उच्च वर्ग का बालक है तो हम ये सोच लेते हैं कि ये तो उच्च ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अर्थात वातावरण और वंश दोनों की अंतः क्रिया पर विकास चलता है। अतः हम किसी वंश के आधार पर बालक का आकलन नहीं कर सकते हैं और अकेले वातावरण के आधार पर भी बालक का आकलन नहीं कर सकते हैं। अतः हमें बालकों को शिक्षा देते समय इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षित करना है और उन्हें एक अच्छी सुनागरिक वाली शिक्षा प्रदान करनी है।